नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। कभी कभी समाज में जो समस्या निकल के आती हैं, उन समस्या कभी कभी सोचने पे विवश कर देती हैं कि ऐसी परिस्थिति में अब करना क्या चाहिए। समाज को क्या एक नया ऑप्शन है, क्या एक नई क्राइटेरिया है, क्या एक नए लॉ बने हुए, उसके हिसाब से उसको चलना पड़ता है और उसी को पालन करना पड़ता है। इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। और जो आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इसको सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक करें और दूसरों लोगों तक शेयर अवश्य करें, जिससे ऐसी ही जानकारी दूसरों लोगों तक भी पहुंच सके और उनको समय रहते अपनी समस्या का उनका निराकरण हो सके। कई लोगों के द्वारा ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है कि क्या कॉल रिकॉर्डिंग हो अपने पार्टनर की, अपने हस्बैंड की या अपने वाइफ की, हम क्या उनकी कॉल रिकॉर्डिंग उनको बिना बताए हुए या उनसे छिपे छिपाए करते हुए ऐसे का कॉल रिकॉर्डिंग जो कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, क्या हम उनको करने के लिए हमें क्या विधिक अधिकार हमें प्राप्त है अथवा नहीं प्राप्त है। अगर जो हमें विधिक अधिकार अगर जो प्राप्त है अपने पार्टनर की, हस्बैंड की या वाइफ की, अगर जो हम उनसे उनकी कॉल रिकॉर्डिंग अगर जो करते हैं या किसी तरीके से उनके जाने या अनजाने में हम उनकी फोटो क्लिक करके रख सकते हैं, इस आशय के साथ कि हम इनकी जो जैसे भी व्यवहार है वो हम माननीय न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत करेंगे। हम उसमें दिखा सके कि हमारे पति या पत्नी जिनका भी जैसा भी व्यवहार है वो हमारे साथ कितना गलत करते हैं, और इतनी गलत काम करते हुए भी हम अपने सद्भावना पूर्वक कार्य को करते हुए हम अपने पति धर्म का या अपने पत्नी धर्म का निर्वहन करते हुए आए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हमें लीगल रेमेडी उपलब्ध होती है कि अथवा नहीं हो पाती है कि एक दूसरे के गलत व्यवहार जो माननीय न्यायालय के सामने हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसी विषय को एक चीज और उसमें हम कंक्लूड करेंगे कि ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या लीगल रेमेडी उपलब्ध है। अगर जो लीगल रेमेडी हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में कोर्ट हम पे ऊपर क्या इन्फोर्सबिलिटी लगाएगी, क्या हमारे ऊपर पनिशमेंट होगा, क्या किस स्थिति में हम उसको क्या सर्वाइव कर सकते हैं अथवा नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि ऐसे इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है, अगर जो किसी की कॉल रिकॉर्डिंग कर लेना या कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसके जो कृत्य हैं, जो साक्ष्य आप अपने पार्टनर के, हस्बैंड के या वाइफ के जो माननीय न्यायालय के समक्ष आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि मुकदमा कोई भी पेंडिंग हो सकता है, 498A का हो या सेक्शन 12 का हो या सेक्शन 125 का हो या और कोई हस्बैंड एंड वाइफ का जो फैमिली डिस्प्यूट होता है उसके अधीन अगर जो कोई वाद या विवाद अगर जो माननीय न्यायालय के समक्ष अगर जो पंजीकृत है, तो ऐसी इस दिशा में अगर जो आप कोई भी वीडियो या कोई भी फोटो क्लिक अपने पार्टनर की बिना मर्जी के, जाहिर से तौर पे अगर जो कोई भी कृत्य या कोई भी काम अगर जो दूसरों पक्ष के अगर जो मर्जी से किया जाता है तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। डिस्प्यूट वहां पे अराइज होता है कि जब दोनों पक्षों के बीच में किसी वस्तु को लेकर या किसी चीज को लेकर कोई रजामंदी नहीं हो पाती है, कंसेंसस अलाउ नहीं करती है कि अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, या वो कोई काम करने के लिए वो फॉरबिडन है या उसको मना करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप फिर भी अगर जो ऐसा कोई एक्टिविटी अपना लेते हैं, क्योंकि जाहिर से तौर पे हमारे जो मन और जो मस्तिष्क में ये भावना रहती है कि किसी भी तरीके से कोई भी हमें माध्यम अपनाना पड़ेगी, उसके जो साक्ष्य है वो हम उसको संकलित करके माननीय न्यायालय के समक्ष हम उसको प्रस्तुत कर सके। तो ऐसी इस दशा में अगर जो आप अपने पति या अपने पत्नी की कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग अगर जो करते हैं या उनको बिना बताए हुए करते हैं, तो वो माननीय न्यायालय के समक्ष आप प्रस्तुत करेंगे तो किस प्रकार प्रस्तुत करेंगे। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर इस तरीके के जो डिटेल आप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो हो सकता है मे भी कि माननीय न्यायालय का एक जो सही तरीका है और जो सही माध्यम है और जो उसका सही व्यवहार या गलत व्यवहार माननीय न्यायालय के समक्ष आना चाहिए वो आ सकता है। माननीय न्यायालय ये प्रिज्यूम कर सकती है कि हाँ किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। तो ऐसी इस दशा में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 19 अगर इस तरीके की अगर जो कॉल रिकॉर्डिंग या फोटो क्लिक करते हैं तो आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया के अधीन इस तरीके का उसका उल्लंघन है उस तरीके से करने के लिए, क्योंकि ये निजता के कानून का हनन है। तो ऐसी इस दिशा में किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को उसको राइट टू प्राइवेसी का अधिकार मिला हुआ है। तो इस राइट टू प्राइवेसी के अधीन में अगर जो कोई काम करते हैं तो वो उसके वायलेशन के अंतर्गत आता है। लेकिन अब आपका एक नया प्रश्न होगा, अगर जो इस तरीके के जो निजता के अधीन
अगर जो कोई उसका उल्लंघन है, तो हम अपने या अपने पार्टनर के उनके जो विरुद्ध जो साक्ष्य हैं उसको संकलित कैसे करें, माननीय न्यायालय के समक्ष हम उसको कैसे प्रस्तुत कर पाएंगे, कि किस आधार पे हम उनको बताएंगे कि जो हस्बैंड है या वाइफ है वो उनकी क्या गलती है। तो इसको शो करने के लिए मैंने पहले के वीडियो में मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं, आप उसको जाके देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर जो ऐसे इस तरीके की अगर जो कोई एक्टिविटी अगर जो कारित की जाती है आपके विरुद्ध या आपके द्वारा, तो इस अधीन के तहत आप उसमें सेक्शन 340 में आप उसमें झूठे तथ्य और झूठे आरोप प्रस्तुत करने के आरोप में आप उसमें सेक्शन 340 में आप उसमें केस फाइल कर सकते हैं। और ये तथ्य और ये सामने निकल के भी आते हैं कि अगर जो किसी पक्ष में हस्बैंड एंड वाइफ में दोनों में अगर जो डिस्प्यूट अराइज हो चुका है, तो उस स्थिति में सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्यूट जब अराइज हो जाता है तो जाहिर से तौर पे जो पत्नी है वो अपने मायके या अपने किसी अन्य स्थान पे जहाँ पे उसका भी हित निहित होता है, या अपने फ्रेंड के घर पे या अपने किसी रिलेटिव पे या कभी अपने रेंट में आप अगर जो रहने लगे हैं और ये प्रूफ करते हैं कि हम अब हस्बैंड के साथ नहीं रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जरूरी ये अवश्य हो जाता है कि कुछ डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो दोनों अलग रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी ना कभी उनके जो कॉल पे बात होती रहती है कि क्या अब आगे करना है, क्या नहीं चाहते हैं, कहीं नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति में अगर जो दोनों में अगर जो बातचीत होती रहती है, तो यहाँ तक भी मैंने देखा है कि वो बातचीत होते होते एक दूसरे को अपशब्द के भी भाषा बोल जाते हैं और अपशब्द कहना शुरू हो जाते हैं, तो दूसरा पक्ष उन अपशब्दों को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और उन रिकॉर्डिंग को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का ये प्रयास करता है। तो ऐसी इस दिशा में अगर जो इस तरीके की अगर जो कोई घटना है जो किसी के द्वारा जो उसके अगेंस्ट में कोई फैक्ट अगर जो आपने कोई रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो उसको ये सारी एक्टिविटी अपनाने से पहले आपको उस पर्सन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर जो उस परमिशन के तहत अगर जो इस तरीके की अगर जो आप कॉल रिकॉर्डिंग या इस तरीके की कोई भी तथ्य या एक्टिविटी आप कारित कर सकते हैं, तो ये पनिशेबल नहीं है। और इसके अधीन अगर जो आप आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया के हिसाब से अगर जो आप देखें, तो वो इस तरीके के राइट टू प्राइवेसी के अधीन बिल्कुल भी नहीं आएगा, बशर्ते आपको अपने जो पार्टनर है, जो हस्बैंड है या वाइफ है, उनकी परमिशन के अंतर्गत आपको ये सारी रिकॉर्डिंग और या फोटो लेते हैं, तो ये उनको जानकारी होनी चाहिए कि इस तरीके की जो रिकॉर्डिंग है वो आपके द्वारा की गई हुई है। तो ऐसी इस स्थिति में फिर भी अगर जो आपके पास कोई उपलब्ध रहता है कि इस तरीके के जो आप एक्टिविटी कारित कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी कहीं भी कोई वायलेशन नहीं है। तो इस स्थिति में आपके विरुद्ध कोई भी वाद पंजीकृत नहीं होगा। और फिर भी आप अगर जो ये चाहते हैं कि अगर उनकी रिकॉर्डिंग कर सके और ये सारे साक्ष्य आप प्रस्तुत करें या ना प्रस्तुत करें, अगर जो उनकी परमिशन अगर जो इन्वॉल्व है, तो ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये तो हुई लॉ की बात और फैक्ट की बात। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें इस तरीके के जो विधि या व्यवस्थाएं जो उपलब्ध हैं, तो ऐसी इस स्थिति में अब आपको करना क्या चाहिए, किस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूशन में लेकर आएंगे, क्या पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, किस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, क्योंकि कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग कर रखी है किसी भी अपने हस्बैंड की या अपने वाइफ की, तो उस स्थिति में अगर ये सारे तथ्य आपने कोर्ट में प्रेजेंट भी कर दिए हैं और दूसरे पक्ष को ये जानकारी नहीं है, यानी कि आपने जो रिकॉर्डिंग की है वो उनकी परमिशन के बगैर की है, तो ऐसी इस स्थिति में सेक्शन 72 IT एक्ट के अनुसार आपको उसमें 2 साल का कारावास या 1 लाख के जुर्माना, ये दोनों के हिसाब से आपको दंडित किया जाएगा। तो इन सारी सजा और इन सारे प्रावधान से बचने के लिए आप उसमें जो उनके अपने पक्ष की आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या उनके कोई फैक्ट जो उनके जो द्वारा जो फोन पे या अपशब्द कहे गए हैं वो सारे नोट करना चाहते हैं, तो बशर्ते आप उनसे परमिशन ले लीजिए। अब परमिशन का प्रोसेस क्या होगा वो हम किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये फैक्ट जो ये है कि आपको उसकी परमिशन होनी चाहिए और परमिशन के हिसाब से अगर जो आप उनकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या उनकी फोटो क्लिक करते हैं या कोई भी अन्य कोई माध्यम अगर जो कोई इस तरीके का अपनाते हैं जिसमें कि उनकी निजता के अधिकार का हनन होता है, तो इस तरीके के अधिकार में आपको उनको परमिशन लेके ये सारी एक्टिविटी
कारित करनी चाहिए। अगर जो आपने इन सारे इन्फॉर्मेशन के साथ में अगर जो आपने या पिक्चर कोई क्लिक की है तो उसके आधार पे आपने के विरुद्ध कोई भी अपराध नहीं बनता है। और ये सारे तथ्य और ये सारे फैक्ट आपको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। और माननीय न्यायालय अगर जो आपके साक्ष्य और आपके जो फैक्ट आपने उपलब्ध कराए हैं किसी भी माध्यम से, अगर जो माननीय न्यायालय को ये विश्वास हो जाता है कि जो आपके द्वारा जो भी घटनाक्रम के संबंध में जो भी एविडेंस प्रस्तुत किए गए हैं वो सत्य हैं एवं बिल्कुल सही हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट आपके फेवर में आदेश पारित कर देगी। अब वो आदेश जिस भी पिटीशन का होगा, जो आपने रेमेडी मांगी होंगी अपने पिटीशन में, उसी के आधार पर माननीय न्यायालय आपके फेवर में आदेश पारित कर देगी। और आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई चर्चा पे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, साथ में लाइक करिए और दूसरों लोगों तक शेयर अवश्य करें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो जानकारी के अभाव में कभी कभी व्यक्ति को जो सही घटना और सही तथ्य की जानकारी नहीं हो पाती है, तो जानकारी के अभाव में वो उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं, सही व्यक्ति के पास या सही अधिकारी के पास नहीं पहुंच पाते हैं। कौन सी बात हमें किस अधिकारी से कहनी चाहिए, कौन सा फैक्ट हमें किस अथॉरिटी के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, लीगल वे में रेमेडी क्या अवेलेबल हो पाती है, क्या नहीं हो पाती, इन सारे तथ्यों के आधार पे जो ये मेरी जो इंफॉर्मेटिव अगर जो जानकारी आपको अगर जो अच्छी लगती है तो इसको सेव कर ले और साथ में इसको दूसरों लोगों तक शेयर अवश्य करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके और ये जानकारी और ऐसी ही जानकारी दूसरों लोगों तक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको पहुंचती रहे और वे इसका लाभ उठा सके। क्योंकि मैंने ये भी देखा हुआ है कि जब कोई भी घटना कारित होती है, कोई भी अगर जो कोई अपराध किसी के विरुद्ध अगर जो पंजीकृत होता है, तो वो सर्वप्रथम सबसे पहले अपने जो उनके जो घनिष्ठ मित्र होते हैं या रिश्तेदार होते हैं उनसे संपर्क करते हैं, फिर उनकी एडवाइस पे या किसी अन्य व्यक्ति की एडवाइस पे सबसे पहले वो किसी जो अच्छे अनुभवी अधिवक्ता हैं उनके माध्यम से वो संपर्क करते हैं। तो ये सारी जो अथॉरिटी है या सारे जो टाइम लैप्स होता है, क्योंकि जो क्रिमिनल ऑफेंस होता है, क्रिमिनल ऑफेंस क्योंकि रिलेटेड टू बॉडी होता है, इस स्थिति में आपको इस तरीके के जो अपराध है उसमें आपको समय बिल्कुल नहीं मिल पाता है। और ऐसी इस स्थिति में फिर भी आने के बाद, क्योंकि आपने अगर जो कोई भी लीगल रेमेडी या कोई भी लीगल ऑप्शन अडॉप्ट करने में अगर जो देर लगाए तो आपके या आपके जो निकटतम जो व्यक्ति हो सकते हैं उनको जेल जाने की संभावना बिल्कुल प्रबल स्तर पर रहती है, जिससे आपको सजग रहना चाहिए। और आपने अगर जो वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको अच्छी जानकारी आपने ग्रहण किया होगा। इसी आशा के साथ मिलते हैं एक और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई चर्चा पर। तब तक के लिए वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।